करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? 22 जनवरी 2025 है आज, और आज की वीडियो में हम लोग इस दिन का करंट अफेयर डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा अच्छे तरीके से डेली करंट अफेयर। साथियों देखो, अब पिछले कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी कि माइक में कुछ एरर चल रहा था। वाकई भी माइक में कुछ दिक्कत थी, वो कॉलर माइक था। तो डिजिटल बोर्ड पर आना बड़ा मजबूरी है। फिलहाल आप लोग को ये ज़्यादा पसंद भी आता है। ठंडी की वजह से पीपीटी मोड पर शिफ्ट हुए थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे इसी पर चलने की। तो देखते हैं जब तक चलता है। पिछली बार की तरह इस बार भी वादा नहीं करेंगे कि ये यही रेगुलर रहेगा, लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी। अगर हो पाएगा तो यही करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले रिवीजन करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो चीजें, उसका वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 21 जनवरी को 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का। सीआरपीएफ के महानिदेशक बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसके अलावा मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत को 2025 के विश्व स्मारक निगरानी की सूची में विश्व स्मारक कोष ने शामिल किया हुआ है। ये तेलंगाना में पड़ता है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व आर्थिक फोरम की बैठक हो रही है, शुरू हो चुकी है, और ये दावोस स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर में इसके हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये 47वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले लिए हैं। ये दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं, इससे पहले 45वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा जेडी वेंस का नाम याद रखना, जेडी वेंस का नाम याद रखना, ये हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ऑफ अमेरिका। और अंडमान और निकोबार के वर्जिन नारियल आयल को मिला है जीआई टैग। इसके अलावा पहला पुरुष खो खो विश्व कप 2025, इसको भी भारतीय टीम ने जीत लिया, और इसमें भी भारतीय टीम ने नेपाल को ही हराकर जीता है। महिला टीम इससे पहले जीती थी, और अब पुरुष टीम ने भी जीत लिया है। पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया, और ये भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आरबीआई ने एचएसबीसी इंडिया की 20 नई शाखाओं को मंजूरी दी है। और गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार ये उर्वशी सिन्हा ने जीता है। इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सल सेन ने जीत लिया हुआ है। क्लियर है ना। तो ये वन लाइनर फॉर्मेट में कल के क्वेश्चंस थे जिनका आपने रिवीजन किया। क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी हमेशा की तरह। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की मंजूरी मिल गई है? तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत दिन से चर्चे में आ रहा है। अब लागू करेंगे, तब लागू करेंगे, करते करते फाइनली उत्तराखंड ने कहा कि अब हम लागू करने जा रहे हैं। इसकी कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया। इससे पहले भी विधानसभा में ये लोग बिल वगैरह ला करके पास कराए थे। तो सारा प्रोसेस हो गया था। ये था कि 1 जनवरी 2025 से लागू करेंगे, लेकिन फिर डिले हुआ, और अब फाइनली ये कह रहे हैं कि अब हम 26 जनवरी तक लागू कर देंगे। समान नागरिक संहिता होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इससे जुड़े क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है कि बताओ भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ है, किस अनुच्छेद के तहत इसे लागू किया गया, या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 44 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 44 किसके तहत आता है? तो भाई 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 में। तो संविधान के भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, नीति निर्देशक तत्वों में है। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, संविधान वाली क्लासेस में भी बताया हुआ है कि इसमें नियम तो है, लेकिन ये वो नियम है जिनको लागू करवाने के लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई दबाव नहीं बना सकता। ये राज्य के अधीन होंगे, राज्य के सामर्थ्य के अधीन होंगे, विवेकाधीन होंगे। मन करेगा तो राज्य कराएगा, बजट रहेगा तो राज्य लागू करवाएगा इन चीजों को, नहीं मन किया तो नहीं करेगा, कोई वो नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल आ जाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। होता क्या है? इसका मतलब है कि समान कोड रहे, यूनिफॉर्म रहे सभी के लिए, है ना। यूनिफॉर्म रहे सिविल कोड, मैरिज एक्ट हुआ या बहुत सारी चीजें हुई, तो जो नियम हिंदू के लिए वही नियम मुस्लिम के लिए, वही नियम सिख के लिए, वही नियम ईसाई के लिए, सभी के लिए समान संहिताएं रहेंगी सभी नागरिकों के लिए, ठीक है ना। तो ये है इसका उद्देश्य है, धर्म या जात की परवाह किए बिना विवाह, तालाक, विरासत और गोद लेने पर समान व्यक्तिगत कानून स्थापित किए जाएं, ठीक है। 6 फरवरी 2023 को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया था, उसके बाद पास हुआ था। फिर आगे चल करके 12 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई।
फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये हो गया था कि भाई अब तो स्वीकृति मिल गई है, अब लागू करना है। तो कब से लागू करना है, यही टल रहा था, तो वो अब जा करके लागू होगा। तो यहाँ पर सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने घोषणा की थी कि ये लागू करेंगे ही, इसी मुद्दे पर ये चुनाव भी जीते थे। खैर, ये यहाँ के सीएम है, बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ पर गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। उत्तराखंड कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड मैप में अगर आप देखोगे तो भारत के मैप में यहाँ पर दिखेगा उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से ये 9 नवंबर को अलग हुआ था सन 2000 को। ठीक है ना, 13 जिले लेकर के टूटा था। आज भी यहाँ पर 13 ही जिले आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर लगाता है। इधर ये चीन से लगाता है बॉर्डर, इधर नेपाल से लगाता है बॉर्डर। भीमताल, नैनीताल, सप्तऋषि कुंड और सात ताल, माता ताल, राकस ताल, जितने भी ताल है सब यहीं पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जब भी आता है, इसको मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। 1936 में से बनाया गया था। तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क था। फिर बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। अभी रिसेंटली इसका नाम फिर बदला गया है। अब नया नाम इसका हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे बसा है। तो ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क रामगंगा नदी के किनारे है? तो आप बताओगे यही। और कौन सा सबसे पुराना नेशनल पार्क है? यही बताओगे। कब? 1936 में। ठीक है जी। राजाजी नेशनल पार्क है यहाँ पर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। माना नीति लिपुलेख, तीन प्रमुख दर्रे हैं। ये कई बार एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन, इसको याद रखना। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी, यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य वगैरह हैं। राज्यसभा में यहाँ से 3 सीट, लोकसभा में 5 सीट और विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड बना है साथियों 20.40 फीट ऊंचे मानव पिरामिड का। मानव पिरामिड क्या होता है? वही मोटरसाइकिल पर। तो अगर आपने 26 जनवरी की कभी परेड देखी हो, लाइव नहीं, टीवी वगैरह में भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि तरह तरह के लोग प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर एक डिस्प्ले टीम है। तो बहुत सारी टीम होंगी और 26 जनवरी में, मतलब जब ये परेड चलेगा, 26 जनवरी समारोह चलेगा 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक, तो उसमें तरह तरह के आपको परेड देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे सेनाओं के द्वारा। और जितने भी अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हिस्सा लेती हैं, सेनाएं हिस्सा लेती हैं। तो यहाँ पर एक इंडियन आर्मी की डिस्प्ले टीम है। देखिए, ये 20 फीट ऊंची, 20.4 फीट ऊंची मानव पिरामिड बनाने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मोटरसाइकिल पर ये डिस्प्ले टीम ने। तो यहाँ पर देखिए, ये 40 व्यक्तियों का और वो भी 7 मोटरसाइकिल पर ये मानव पिरामिड बना हुआ है। 2 मीटर की यात्रा भी किया है कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ इसका नाम कर दिया गया है। राजपथ पहले कहते थे, उसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, पिछली बार से ही याद होगा आपको। ठीक है, चलिए। तो 1600 से अधिक प्रदर्शनों के साथ दर्शकों का पूरा मंत्रमुग्ध होने वाला है 26 जनवरी के परेड में। मशहूर टीम है डेयर डेविल्स, इसका नाम है डेयर डेविल्स, इसका नाम याद रखना। ठीक है, इसके नाम ऑलरेडी 33 विश्व रिकॉर्ड है, हर बार अपना रिकॉर्ड को ही तोड़ता है। तो 26 जनवरी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 जनवरी से क्या बन सकता है कि भाई इस बार मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि से क्वेश्चन हमेशा से बनता आ रहा है। तो मुख्य अतिथि कौन हो रहे हैं? मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं? ये होने वाले हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है ना, पति कौन है? तो प्रबाबो सुबियांतो ये हैं, इंडोनेशिया के अभी नवनिर्मित राष्ट्रपति बने हैं और ये अपने गणतंत्र दिवस की परेड पर इनवाइटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कॉफी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कॉफी यानी कि कहवा, हिंदी में कहते हैं कहवा, ध्यान रखना, हिंदी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कहवा के उत्पादन के मामले में भारत का स्थान है 7वां। भारत दुनिया में 7वां स्थान रखता है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, इकोनॉमिक टाइम्स का। इंडिया 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार ये बताया गया है। क्या है डेटा, क्या कहता है कि भारत का कॉफी निर्यात 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये डाटा आपको याद रखना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2020-21 में निर्यात में 719 मिलियन डॉलर से लगभग 2 गुना हो गया है। तब इतना था और अब लगभग 2 गुना हो गया है।
भारत मुख्य निर्यात बिना भुनी कॉफी बीन्स है। कॉफी बीन्स होते हैं और फिर आपने ऐड वगैरह में देखे होंगे ना, वो जो बीन्स गिरती है, बीन्स के रूप में रहते हैं कॉफी, ठीक है ना। घरों में तो पाउडर के रूप में आती है। फिलहाल 2022-23 में 248,000 मीट्रिक टन उत्पादन किया भारत ने। कर्नाटक सबसे ज्यादा उत्पादक है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कॉफी कहाँ होता है? कर्नाटक में। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे पर केरल है। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसके लेखक कौन है? तो गाजा में आपने देखा अभी युद्ध चल रहा था, अभी युद्ध विराम की घोषणा हुई है, सीज फायर की घोषणा हुई है। तो गाजा के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इस पुस्तक को किसने लिखा है? पंकज मिश्रा ने। पंकज मिश्रा एक राइटर हैं। ये देखिए, इनकी ये पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इन्होंने इजराइल और हमास के युद्ध का वर्णन इसमें किया हुआ है। तो जुगरनॉट बुक्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। आसान फिलिस्तीन पट्टी में चल रहे युद्ध का एक ग्रंथ है। ठीक है, इन्हें 2014 में नॉन फिक्शन के लिए विडहैम कैपेबल पुरस्कार मिला था। 2024 में वेस्टर्न इंटरनेशनल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था पंकज मिश्रा को। खैर, गाजा और इसराइल के बारे में जो सीज फायर समझौता हुआ है, इस पर अगर आप जाते हैं कि डिटेल्स जानकारी किस मुद्दे पर हुआ है, तो मैंने आपको वीडियो बना करके दी थी कि भाई इसराइल अपने एक नागरिक के बदले फिलिस्तीन के 50 कैदियों को छोड़ेगा। तो एक प्रकार से इसकी हार हुई है। बहुत मतलब क्रेजी टाइप का एक सीज फायर का डील हुआ है और वो डील दबाव में हुआ है। साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप के दबाव के कारण हुआ है। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख सकते हो चैनल पर। चलिए, पिछले दिनों में कुछ पुस्तकें आई हैं, उनका रिवीजन करेंगे। तो पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज, इसको डॉक्टर के एस चौहान ने लिखा है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इसको अमित शाह जी ने विमोचित किया पुस्तक। द अनयील्डिंग जजेस, इसको गौरी ग्रोवर ने लिखा है। ब्रिंग इट ऑन, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछी जाएगी पुस्तक, याद रखना। ये दीपा मलिक की जो पैरालंपियंस रही हैं, इनकी पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है। दलाई लामा का खुशी का रहस्य, डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखा। व्हाई भारत मैटर्स, ये भी पूछा जाएगा, जयशंकर साहब की दूसरी पुस्तक है। माँ मदर, अर्जुन राम मेघवाल ने लिखा है। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा जी ने लिखा हुआ है। ऐसे ही अपनी भी पुस्तक आई हुई है, और इस पुस्तक के बारे में अगर जानना चाहो कहाँ गई अपनी पुस्तक, ये रही। इस पुस्तक को भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। कैसे लेना है? आपको ना इस स्क्रीन पर देखो, टैप करो, जो वीडियो देख रहे हो उस पर टैप करो, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट लिख कर आएगा। इस पर क्लिक करोगे तो सीधे पहुंचोगे फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट पर जाना और वहां से जाकर के इसको आप रिव्यू वगैरह पढ़ना। रिव्यू वगैरह देख लोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीजें हैं, कैसी पुस्तक है, वीडियो वगैरह लोग डाले हुए हैं। तो उसको पढ़ने के बाद तब आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। अभी वीडियो पर आते हैं, वापस टॉपिक पर। जनवरी 2025 में किस देश के द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास ला पैरोस में भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया? ला पैरोस एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, और ये नौसैनिक अभ्यास है, इसलिए भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है। ये हो रहा है फ्रांस में। यहाँ देखिए, 9 नेवीज होल्ड ज्वाइंट ड्रिल इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ। 9 देशों की नौसेनाएं इसमें शामिल हुई हैं, और इंडियन ओशियन में हो रहा है ये, और एंड द पैसिफिक। तो इंडिया ओशियन मतलब कि हिंद महासागर, और पैसिफिक ओशियन मतलब कि प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर के जो इंडो पैसिफिक रीजन के जितने देश हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, कनाडा, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएस, ये सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पैसिफिक ओशियन के आसपास के और इंडियन ओशियन के आसपास के। ठीक है, तो फ्रांस इसकी मेजबानी इस बार कर रहा है। चलिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, मुद्रा यूरो होती है, और पेरिस की राजधानी है। अगला, अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले किस चर्चित ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? जाते जाते जो बाइडेन वह खेल गया। देखो, जो बाइडेन चचा ना है तो बुढ़ऊ, लेकिन कभी कभी ना कुछ कुछ ऐसा चीज कर जाते हैं जिसकी वजह से याद रखें। अब देखो, जाते जाते अब क्रेडिट लेने लगे हैं कि अरे वो तो इजराइल हमास वाला वार वो तो हम बंद करवा रहे हैं, वो तो ट्रंप का कुछ नहीं, हमारे एक प्रतिनिधि गए थे, वो डील करा रहे थे कई महीनों से, अब जा करके हुआ है। खैर, ऐसे ही ये यूएस और चाइना के बीच में थोड़ा सा एक कहते नहीं कि मुद्दा भड़काने के लिए इन्होंने क्या किया, चाइना की जो बहुत फेमस ऐप थी टिकटॉक, इस पर बैन लगा दिया एक दिन पहले ट्रंप के शपथ के, मतलब 19 तारीख को। तो टिकटॉक पर ये बैन लगाए, और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप आए, कहे हम बैन हटवा देंगे, टेंशन ना लो, हम आ गए हैं ना, अब हम हटा देंगे। ऐसे ही 78 फैसले पलट डाले। जो बाइडेन के टाइम के 78 बड़े फैसलों को पलट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही दिन।
इसी में एक ये भी था कि टिकटॉक पर जो बैन लगाया है जो बाइडन ने उसको हटवा देंगे। तो अब कब हटवाएंगे अभी उसमें समय लगेगा। इन्होंने कहा 90 दिनों तक हम रिव्यू में रखेंगे, जो जो इनके कंसर्न है उनको थोड़ा सा सुनेंगे ध्यान से। अब ऐसा भी नहीं है कि ये बैन लगाए हुए हैं तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली वो कह दें कि नहीं तुरंत हटा लेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस के तहत ये करेंगे। 90 दिनों तक अभी तो वहां तक कम से कम बंद ही रहेगा। फिलहाल 78 फैसले जो पलटे हैं इस पर मैंने कल वीडियो दी है, कल शाम को ही वीडियो दी है, आप जाकर के इसको देखिए। शेयर मार्केट क्रैश की ये वीडियो है कि ट्रंप इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्या बड़े बड़े फैसले लिए हैं उसको मैं एक एक करके डेली करंट अफेयर में भी बताने का प्रयास करूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि भाई अब ट्रांसजेंडर वाला सिस्टम खत्म, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ये ट्रांसजेंडर वाला बवाल खत्म। दूसरा ये इन्होंने कहा कि पनामा को कब्जा लेंगे। इन्होंने कहा मैक्सिको की खाड़ी अब अमेरिका की खाड़ी कहलाएगी। इन्होंने कहा टिकटॉक बैन वापस करेंगे। और ऐसे बहुत सारे डिसीजन इन्होंने लिए हुए हैं। अगर इनके बारे में डिटेल से चर्चा चाहते हो तो आप कल की वीडियो देख लेना, और धीरे धीरे करके मैं डेली करंट अफेयर में भी कवर करा दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने बैंक लाइसेंस के लिए नई सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? आरबीआई ने बैंकों को लाइसेंस देने के लिए ना एक नई एडवाइजरी कमेटी का सलाहकार समिति का गठन किया है। देखो बैंक जो होती है, बैंक कैसे बनती है? बिना आरबीआई के अप्रूवल के कोई बैंक नहीं बन सकता है ना। कोई भी अपना एक ऑफिस खोल करके कहे कि लो भाई सब लोग पैसा जमा करो, हम पैसा देंगे आपको या इंटरेस्ट देंगे आपको तो हम बैंक हैं, तो ऐसे नहीं होता है। आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। आरबीआई के सब लोग आते हैं और पूरा नियम कानून डिसाइड किए रहते हैं कि इतना ये बेंचमार्क है, इतना क्राइटेरिया है, इसको पूरा करो तब आपको बैंक की उपाधि मिलेगी, तब आप बैंक अपना खोल सकते हो। ठीक है ना, प्राइवेट के जो भी बैंक हैं। तो उसके लिए एक सलाहकार समिति होती है, वो बैठ करके नियम कानून तय करती है कि क्या क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए। और यही समिति बैन वगैरह भी लगाती है। कई कई बार आप सुनते होंगे कि इस बैंक पर आरबीआई ने टेम्पोररी बैन लगा दिया है। अभी पेटीएम पेमेंट बैंक का ताजा आप जानते होंगे न्यूज। तो नई सलाहकार समिति जो है बनाई गई है, जो इसके अध्यक्षता सौंपी गई है एस के जैन साहब को। एस के जैन जो है ये आरबीआई के ही पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। आपको अभी उस दिन बताया था ना कि आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो एक गवर्नर अब कौन है नए वाले? संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के हैं। शक्तिकांत दास गए, ठीक है ना, वो 25वें थे। चलिए, तो 3 साल के कार्यकाल के लिए इनको बनाया गया है नया सलाहकार समिति का अध्यक्ष। आरबीआई के बारे में बाकी आप जानते ही हो। अगला, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजय हजारे ट्रॉफी जो है एक क्रिकेट से संबंधित घरेलू टूर्नामेंट है। क्रिकेट से संबंधित घरेलू टूर्नामेंट है। जैसे ईरानी कप होता है, जैसे सैयद मुश्ताक अली होता है, जैसे रणजी ट्रॉफी होता है, जैसे आईपीएल होता है, वैसे ही विजय हजारे ट्रॉफी होता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी को इस बार जीत लिया है कर्नाटक ने। कर्नाटक की टीम ने विदर्भ को हरा करके जीता हुआ है विजय हजारे ट्रॉफी। इसका ये 5वां टाइटल था। ठीक है ना, तो ये जीत लिया है 2024-25 का सेशन और 5वीं बार जीता हुआ है। इन्होंने फाइनल वडोदरा के कोडम्बी स्टेडियम में जीता है। पहली बार 2013-14 में जीता था, फिर अब 5वां इस बार जीता है। ओके, अच्छा, रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। मतलब रणजी ट्रॉफी होता ही है, लेकिन रणजी का वनडे ट्रॉफी ये विजय हजारे को कहते हैं, निक नेम। कंफ्यूज मत होना, वो रणजी ट्रॉफी अलग है, इसे रणजी वनडे ट्रॉफी कहते हैं क्योंकि ये वनडे फॉर्मेट में होता है। ठीक है, हाँ बीच में कभी कभी सिचुएशन को देखते हुए टी20 फॉर्मेट में करा लिया जाता है, जैसे अभी एक बार कराया गया था, लेकिन ये अमूमन वनडे फॉर्मेट में होता है। और जो टेस्ट फॉर्मेट में होता है वो रणजी है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई है चीन ने। भाई चीन ने, अब तक भारत के नाम रिकॉर्ड था ना अटल सुरंग, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया चीन ने। चीन ने अभी 22.13 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई हुई है। ये झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में बनाई गई है और इससे इनके यात्रा जो समय है वो 3 घंटे से घट करके 20 मिनट का हो गया है। 2020 से बनना शुरू हुआ था और 2025 की शुरुआत तक ये 22 किलोमीटर लंबी सुरंग बना रहे। बहुत तेज काम है, छोटा मोटा काम नहीं है, 5 सालों में ही, है ना। अगला, अटल सुरंग का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है जो 9.02 किलोमीटर का है, वो भारत का सबसे लंबा है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश से समझौता किया? तो उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए अभी हाल में जियो थर्मल एनर्जी के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। आइसलैंड ये वही है जो शांति सूचकांक में हमेशा टॉप पर रहता है। आइस स्पाइस पीस सूचकांक टॉप पर। तो फिलहाल इसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है किसने?
उत्तराखंड सरकार ने। किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए। तो भूतापीय ऊर्जा का उपयोग जो है 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने में मदद करेगा इसका। देखो, भारत सरकार ने लक्ष्य 2 रखे हैं। एक तो 2047 तक रखे हैं कि भाई हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मतलब हम लोग अपनी एनर्जी के लिए जितना भी कंज्यूम करते हैं उसके लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। खुद ही ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि खुद ही अपना एनर्जी यूज करने भर का, मतलब समझ लो कि अपने खाने भर का खुद ही कमा लें, है ना, ये होगा। किसी से मांगना नहीं पड़ेगा या किसी से खरीदना नहीं पड़ेगा। और 2070 तक हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले हो जाएंगे। मतलब जितना कार्बन एमिशन हो रहा होगा उस कार्बन को ऑब्जर्व करने का भी सिस्टम हम लोग बना लेंगे। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का हम लोग टारगेट बनाए हैं 2070 तक, ये बात ध्यान रखना। खैर, तो ये उसी लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो उत्तराखंड और आइसलैंड का समझौता हुआ है। ओके, आइसलैंड की अगर बात करें तो ये रेकेजाविक इसकी राजधानी होती है और आइसलैंडिक क्रोना इसकी मुद्रा होती है। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी क्विज पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। अपने एमजेटी ऐप से आप हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह भी ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जरूर, क्योंकि ऐसे ही डिटेल कंटेंट आपको रोजाना यहाँ पर मिलता रहता है आसान भाषा में। कल मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे आज उसका आप आंसर जानिए। भारत विकसित दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बना रहा है। इसका पहला ट्रायल कहाँ करेगा? हरियाणा में करेगा। पीएनबी की स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। भारत में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है जहां पहला खो खो विश्व कप आयोजित किया गया? ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका जवाब देना है। इसका बता दीजिए ब्रांड एम्बेसडर भी किसे बनाया गया है। आज की ही वीडियो मैंने आपका रिवीजन कराया है इसका। यूसीसी विधेयक को किस वर्ष उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया था? ये भी बताइए। यूसीसी के बारे में जो भी चीजें मैंने बताई आपको आप अपनी भाषा में लिख डालिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।